Hello everyone and welcome to you all in KNP Unite Education YouTube channel. Here I am your teacher for class 11 chemistry and my name is Aditi Mishra. जैसा कि हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री दो ब्रांचेस में बटी हुई है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमारा पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट होगा। आज हमारी डे 1 की क्लास रहेगी। डे 1 की क्लास में सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेचर में हमें कई तरह के माउंटेन्स, कई तरह के हिल्स, कई तरह के ग्लेशियर्स और कई तरह के बीचेस देखने को मिलते हैं। अगर इन सब का स्टेट पूछा जाए तो ये सब सॉलिड स्टेट में ही हैं। दूसरी तरफ हमें नदियाँ, झीलें, सागर और कई सारे समुद्र भी देखने को मिलते हैं जो सब लिक्विड स्टेट के अंदर आते हैं। तीसरी स्टेट है गैसियस स्टेट। हमारा एटमॉस्फेयर गैसेस से बना हुआ है जिसमें सॉलिड्स, गैसेस और लिक्विड से ज़्यादा कॉमन होते हैं। अगर हम बात करें मेंडलीव द्वारा दी गई पीरियोडिक टेबल की तो उसमें हम पाते हैं कि हमारे पास 11 एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में हैं, 2 एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में हैं और बाकी बचे सभी एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में हैं। इसलिए सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम बात करें कि सॉलिड की प्रॉपर्टी मेनली किस चीज़ पर डिपेंड होती है तो वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी वो पार्टिकल्स जिससे मिलकर सॉलिड बनता है, और दूसरी बाइंडिंग फोर्सेस। बाइंडिंग फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करती हैं। अगर हम बात करें गैसेस और लिक्विड्स की तो उनमें एक प्रॉपर्टी होती है जो बहने की होती है, इसीलिए हम उसे फ्लूइडिटी कहते हैं। और गैसेस और लिक्विड की इसी स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण उन्हें हम फ्लूइड्स में रखते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड्स के टर्म में देखें तो सॉलिड के स्ट्रक्चर और फिक्स पोजीशन के कारण ये पर उसमें स्थिति नहीं होती, इसलिए उसे हम रिजिडिटी कहते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी ना कहकर रिजिडिटी कहते हैं। तब क्वेश्चन ये आता है कि गैसेस और लिक्विड्स फ्लूइडिटी पोजेस करते हैं लेकिन क्यों सॉलिड्स रिजिडिटी पोजेस करते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि गैसेस और लिक्विड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। उनके बीच की बाइंडिंग फोर्सेस बहुत कम होती हैं जिससे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आराम से मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड के केस में सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं जिससे वो केवल अपनी मीन पोजीशंस के आसपास ही ऑसिलेट कर सकते हैं, जिसके कारण ही सॉलिड का डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है जिससे वो फ्लूइडिटी ना पजेस करके रिजिडिटी पजेस करता है। आई होप कि अभी तक सब कुछ क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं मैटर की तरफ। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या है। एनीथिंग इज इन आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। लेकिन हम मैटर को मेनली 3 चीज़ों में क्लासिफाइड करते हैं जो कि हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। लेकिन कोई भी सब्सटेंस एक सॉलिड, लिक्विड या गैस की तरह एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है ये डिपेंड करता है उसके 2 मेन ऑपोजिंग फैक्टर्स पे। ऑपोजिंग फैक्टर्स का मतलब है वो फैक्टर्स जो उसे अपोज करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखाने से। वो ऑपोजिंग फैक्टर्स हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस और थर्मल एनर्जी।
चलिए समझते हैं क्या है इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को हर वक्त एक पास रखने की कोशिश करती हैं। यानी ये फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्लोज टू ईच अदर रखने की प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड करती हैं। अब बढ़ते हैं थर्मल एनर्जी की तरफ। थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा पजेस होती है टेम्परेचर के कारण। ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी, या जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को फ्रीली मूव करने में यही थर्मल एनर्जी काम आती है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो उसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी इंक्रीज होगा। अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होंगी और थर्मल एनर्जी प्रीडोमिनेंट मतलब पहले से ही उपस्थित होगी, तो जो सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में होगा। अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस थर्मल एनर्जी से थोड़ा अधिक होंगे तो वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होगा। लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी बहुत लो होगी और इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ये एक साथ आएंगे, क्लिंग टू ईच अदर होंगे और एक सॉलिड फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इनके पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन पे हैं और ये अनेबल टू मूव हैं, लेकिन ये अपनी मेन पोजीशन से ऑसिलेट कर सकते हैं। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी को यहाँ पे शो करते हैं, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में होंगे। अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में। अगर हम डायमंड को देखें और ग्लास को देखें तो दोनों ही सॉलिड हैं, मगर जब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हम पाएंगे कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के पोजीशन में बहुत ही डिफरेंस है। डायमंड में पार्टिकल ऑर्डरली फैशन में अरेंज्ड हैं, लेकिन ग्लास में पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट पे बेस्ड होकर सॉलिड दो मेन टाइप्स में क्लासिफाइड्स हैं, जो कि हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल इतने रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं कि वो लॉन्ग रेंज में एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट इतना रेगुलर होता है कि अगर किसी एक साइड की अरेंजमेंट को भी हम ट्रेस कर लें तो दूसरी साइड के अरेंजमेंट को हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, देयर इज़ अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच रिपीट्स इटसेल्फ इन अ पीरियडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जो कि हैं सोडियम क्लोराइड, डायमंड, सॉलिड आयोडीन, गोल्ड और क्वार्ट्ज। चलिए अब बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड की। आर द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अमॉर्फस सॉलिड इज नॉट इन ऑर्डरली मैनर, यानी उसमें ऑर्डरली मैनर में अरेंजमेंट नहीं है। कई बार हम टाइनी ऑर्डरली अरेंज्ड पोर्शन के बीच में कई नॉन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को फाउंड कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कम होते हैं संख्या में, इसलिए ओवरऑल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट नहीं करते। लेकिन ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल इन अमॉर्फस सॉलिड इज डिस्टॉर्टेड, मतलब ये रेगुलर पैटर्न में नहीं होता है। चलिए अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल देखते हैं, जो कि है ग्लास, फ्लिंट भी और क्राउन ग्लास भी, प्लास्टिक और रबर। अब एक एक्टिविटी करते हैं। अगर हम किसी बहुत पुरानी इमारत के खिड़की के शीशों को देखें जो कि ग्लास के हों, तो जो टॉप ऑफ द विंडो और जो बॉटम ऑफ द विंडो पे ग्लास होता है, उसमें ध्यान दो, बॉटम ऑफ द विंडो का ग्लास टॉप ऑफ द विंडो के ग्लास से
थोड़ा थिक हो जाता है। ये इसलिए होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है कुछ मॉलिक्यूल्स ग्रेविटी की वजह से बॉटम में आते जाते हैं और वो नीचे आकर उससे थिक बना देते हैं। ध्यान रखने योग्य बात ये है कि ये प्रोसेस होने में कई सौ साल लग जाते हैं। इसी कारण से एमॉर्फस सॉलिड को फ्लो लाइक लिक्विड्स या एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल लिक्विड्स या सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब आगे अगली क्लास में डे 2 में हम और कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। हमसे जुड़े रहें हमारे KNP यूनाइट एजुकेशन प्रोग्राम पर।